हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं चाहिए रोहित सेठी। आज के इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, दैट इज पीपी। पीपी बोले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट का दूसरा ही नाम है ये। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन सी एसेट्स आ सकती है। अब सिंपल सी बात यह है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आने के लिए सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का दायरा क्या है। दायरे के लिए हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कंडीशन। तो सीधा सीधा तीन कंडीशंस डिफाइंड है। पहली कंडीशन ये कि हमारे को जो भी एसेट होनी चाहिए, यानी कि कोई भी एसेट वो पीपी तब मानी जाएगी जब वो हमारे बिजनेस यूज के लिए होनी चाहिए। बिजनेस यूज यानी कि गुड्स बनाने के लिए, या सर्विस रेंडर करने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, या सेलिंग पर्पस के लिए, या डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए, और तो और रेंटल पर्पस के लिए भी है तो भी वो एएस 10 की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। दूसरा, आप उसे 12 महीने से ज्यादा यूज करेंगे, यानी कि वो 12 महीने से ज्यादा एसेट चलने वाली है। और तीसरा कि आपको उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए, यानी कि अगर कोई ऐसी एसेट है जो 12 महीने से ज्यादा चलेगी, कोई ऐसी एसेट है जो आप बिजनेस में यूज करोगे लेकिन वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं देगी, तो अगर वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दे रही तो आपके एसेट भी नहीं है। चौथी कंडीशन, ये बेसिकली कंडीशन है रिकॉग्नाइज करने की, जो कि ये कहता है कि एक एसेट को तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब आपके पास उस एसेट की कॉस्ट होगी। अगर आपके पास उसकी कॉस्ट नहीं है तो आप उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे, अमाउंट कैसे निकालोगे, राइट। तो चौथी कंडीशन रिकॉग्नाइजेशन की है, बट पहली तीन कंडीशन यानी कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसका हमारे पास बिजनेस यूज के लिए होनी चाहिए, चाहे हम उसे प्रोडक्शन में यूज करें या सर्विस रेंडर करने में यूज करें, या फिर हम उसे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कहीं भी यूज करें, या फिर हमने उसे रेंटल पर्पस के लिए लिया हो। दूसरी कंडीशन वो हमारे 12 महीने से ज्यादा चलेगी। तीसरी कंडीशन वो हमें क्या देकर जाएगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट। लेकिन कुछ एसेट इसके स्कोप से बिल्कुल बाहर है, जिसमें से सबसे पहली एसेट है बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट बेसिकली लाइफ स्टॉक हो गया, और दूसरे हो गए आपके प्लांट्स, क्रॉप्स, ये सब चीजें। लेकिन कुछ प्लांट्स है जो इसके अंदर कवर्ड है, दैट इज बियरर प्लांट। अब बियरर प्लांट क्या होता है, 2 मिनट दे दो अभी बताता हूं। तो दो एसेट जो है वो इसके स्कोप से बाहर है, पहली बायोलॉजिकल एसेट और दूसरे मिनरल ओर्स, ऑयल्स और नॉन रीजनरेटिव एसिड, यानी कि जो एसिड रीजनरेट नहीं होती है वो एसिड भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के स्कोप से बाहर है। अब बात है बियरर प्लांट्स पे। सर ये बियरर प्लांट्स क्या होते हैं, तो बियरर प्लांट वो होते हैं जो हमारे लिए मशीनरी का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल ट्री के ऊपर एप्पल लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्री को कुछ नहीं कहते, एप्पल तोड़ लेते हैं। सिमिलरली चेरी ट्री के ऊपर चेरी लगती है, हम ट्री को कुछ नहीं कहते, हम चेरी तोड़ लेते हैं। लेकिन पाइन ट्री के ऊपर कुछ नहीं लगता, हमें क्या चाहिए होती है, पाइन वुड चाहिए होती है, तो हम ट्री को ही काट देते हैं। तो वहां पर जब हम ट्री को काट रहे हैं तो ट्री हमारे लिए इक्विपमेंट नहीं है, प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। जहां पर हमारे लिए जो पेड़ है वो पेड़ हमारे लिए काम करता है पीपीई का, मशीनरी का, तो वहां पर वो हम उसको पीपीई की डेफिनेशन में लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो बियरर प्लांट वो होते हैं जिनके ऊपर फल उगते हैं, आप ये कह सकते हो। तो वो फल जिनके ऊपर उगते हैं वो हमारे लिए बियरर प्लांट हो जाएंगे, लेकिन वो भी 12 महीने से ज्यादा उनकी लाइफ होनी चाहिए और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से आने चाहिए, राइट। उसे हम बोलते हैं बियरर प्लांट। इसके बाद एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कैसे करना है। अब जब हम रिकॉग्नाइज की बात करते हैं तो दो टाइम पर रिकॉग्निशन आता है, पहला रिकॉग्निशन जब खरीदा, और दूसरा रिकॉग्निशन बाद में कैसे रिकॉग्नाइज करते रहना है। तो अभी हम बात करें इनिशियल रिकॉग्निशन, यानी कि जब आप एसेट खरीदोगे। अब जैसे ही मैं बोलता हूं कि जब मैं एसेट खरीदूंगा, आपके माइंड में बड़े सारी चीजें आ जाएंगी। पहला, सर अगर मैंने कैश में खरीदी तो अगर आपने एसेट को कैश में खरीदा है तो आपने एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करनी है उसको खरीदने की कॉस्ट, उसको लाने की कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस, अगर आपने कोई भी खर्चा किया उसके ऊपर इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, अगर आपको उसने चलाने के लिए आपने खर्चा किया यानी कि स्टार्टअप कॉस्ट, अगर आपने ट्रायल रन के लिए खर्चा किया है तो वो कॉस्ट। और सुनना ध्यान से, कुछ प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बाद में जाकर, यूजफुल लाइफ के बाद जाकर उसे डिसमेंटल करना पड़ता है, और डिसमेंटल के टाइम पर भी हमारा खर्चा हो जाता है। जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट, अगर आपने न्यूक्लियर प्लांट लगाया तो आज से 20 साल बाद लेट से आपको उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो डिसमेंटल के टाइम पे जो आपको खर्चा होना है, आपको उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर अपनी कॉस्ट में ऐड करनी है, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो आप अपनी जो एसेट की कॉस्ट है उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसमें से रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, मान लो आपको जीएसटी का इनपुट मिल गया तो आप ऐड नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको मिला आप ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आपने स्क्रैप वैल्यू की, जो आपने बेसिकली सैंपल यूनिट्स बनाई थी, वो सैंपल यूनिट आपने बेच दी, तो बेचने पर जो आपको स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हुई है तो वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। और कुछ एडिशनल कॉस्ट है वो भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा इन 6 पॉइंट्स पे। पहला, इनॉग्रल कॉस्ट, हमने एसेट की इनॉग्रेशन करने के लिए अमिताभ बच्चन जी को बुला लिया, तो क्या अमिताभ बच्चन जी को दी गई रॉयल्टी इसके अंदर ऐड होगी, आंसर इज नो। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, अगर हमने एक एसेट लगाई या कोई न्यूक्लियर प्लांट सेटअप किया और हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी, देखो हमारा न्यूक्लियर प्लांट,
तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी हमारी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। तीसरा स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, आपने जापान से कोई बंदा बुलाया और आपने कहा हमारे स्टाफ को ट्रेन करो, तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट भी हमारी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कभी भी ऐड नहीं होते, सेलिंग ओवरहेड्स कभी भी ऐड नहीं होते, एबनॉर्मल लॉस कभी भी ऐड नहीं होगा, और रीलोकेशन कॉस्ट भी ऐड नहीं होगी। नाउ व्हाट इज रीलोकेशन कॉस्ट? आपने एसेट को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पे रख दिया, तो अगर आपने ऐसा किया है तो वो भी आपकी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगी। अगर आपने एसेट को खुद बनाया है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, तो जितना आपने मटेरियल यूज किया, जितनी आपने लेबर यूज करी, जितना आपने खर्चा किया, जितने आपने ओवरहेड्स किया, आप सबको टोटल कर लो, वो आपके एसेट की कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करते समय आपने प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा, राइट। और अगर कोई इनकेस में आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस भी इंक्लूड नहीं होता है। एक बात याद रखनी है, एबनॉर्मल लॉस कभी भी कहीं भी इंक्लूड नहीं होता है। देन अगर आपने एसेट को इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है तो जो उसका कैश प्राइस वाला कंपोनेंट है वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। कैश प्राइस वाला कंपोनेंट यानी कि अगर आप आज जाते उसको कैश देते और एसेट खरीद लाते तो वो कितने की पड़ती है आपको, वो बन जाएगी आपके एसेट की कॉस्ट। अगर आपने एक एसेट देकर दूसरी एसेट खरीदी है, यानी कि आपने शेयर्स देकर मान लो एसेट खरीदी, या फिर एक एसेट देकर दूसरी एसेट खरीदी, तो आपके पास जो एसेट दी उसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, नहीं है तो जो एसेट ली उसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। ये दोनों तो आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए, और अगर ये दोनों नहीं है तो इन दैट केस आपको बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स है बेटा जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो ये कि अगर आपकी कोई एक ऐसी एसेट है जिसका अमाउंट बहुत छोटा सा है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये माउस खरीद लिया और माउस मेरे लिए एक बहुत छोटी सी कॉस्ट है, तो इस कॉस्ट को मैं अपनी एसेट मानूं या अपना एक्सपेंस, तो वो हम अपने बिजनेस के वॉल्यूम के ऊपर देखेंगे, यानी कि इनसिग्निफिकेंट अमाउंट जो है, वो जो इमटेरियल अमाउंट है उसको हम इंक्लूड अपनी एसेट में नहीं करेंगे। इसके बाद अगर मेरे पास लेट्स से पेन पड़े हैं और स्टेशनरी पड़ी है, और बहुत सारी स्टेशनरी पड़ी है मेरे पास, अब वो बहुत सारी स्टेशनरी को अलग अलग रिकॉर्ड करने से अच्छा मैं एक ही ग्रुप के अंदर बनाकर एसेट को रिकॉर्ड कर दूंगा, यानी कि मैं सारी एसेट्स को एक सिंगल ग्रुप में बनाकर भी ऐड कर सकता हूं, लेकिन वो सारी छोटी छोटी आइटम होनी चाहिए और सिमिलर एसेट्स होनी चाहिए। तीसरा, अगर मान लो मैंने इस स्टूडियो के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगा रखे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स बोलते तो फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है कि कल को अगर आग लग जाए तो मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर काम आ जाए। अब फायर एक्सटिंग्विशर की लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, फायर एक्सटिंग्विशर मैंने बिजनेस यूज के लिए लगाया, लेकिन इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है आज नहीं दिख रहे, पर अगर किसी दिन आग लग गई तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दिख जाएंगे, तो इन दैट केस ये हमारे लिए पीपीई कंसिडर होगा। तो एनवायरमेंटल और सेफ्टी एसेट हमारी टेंजिबल एसेट्स मानी जाएंगी। और इसके बाद अगर आपके पास, ये हमने AS2 में भी डिस्कस किया, तो तब मैंने कहा था मैं AS10 में भी डिस्कस करूंगा, अगर हमने पर्टिकुलरली किसी एक मशीन के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीदे हैं, किसी एक मशीन के लिए हमने टूल्स खरीदे हैं, तो वो उसी मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। पर हमारे पास अगर टूल्स पड़े हैं जो सब में यूज हो जाते हैं तो वो AS2 में कवर्ड होगा, राइट। अब बारी आती है सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन। एक बार अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया एसेट को, अब आप इस एसेट पे खर्चा कर रहे हो, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज होगा? अगर आप डे टू डे सर्विस करवा रहे हो तो वो हमारे पीएनएल में जाएगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अगर आपने कोई रिप्लेस किया इसमें से पार्ट, तो अगर वो रिप्लेसमेंट बहुत मेजर है तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, राइट, कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। और अगर आपने इंस्पेक्शन करवाई है एसेट की, यानी कि आप ये देख रहे हो कि एसेट जल्दी खराब ना हो तो आप इंस्पेक्ट करवाते रहते हो, तो अगर वो कॉस्ट छोटी सी है तो पीएनएल में, और अगर मेजर कॉस्ट है तो इसी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, राइट। अब एक बार रिकॉग्नाइज हो गई एसेट, साल के एंड में उसको रिकॉर्ड किस पे करना है? तो आपके पास दो मॉडल है, आप दोनों में से कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो। पहला मॉडल आपके पास कॉस्ट मॉडल, दूसरा मॉडल आपके पास रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल आपको ये कहता है कि आपको अपनी एसेट को रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे, दैट्स इट, मार्केट में क्या हो रहा है होने दो। लेकिन दूसरा मॉडल आपका कहता है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि अगर आपकी एसेट की वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है तो आपको उसे रिवैल्यू कर लेना चाहिए। सर सिर्फ बढ़ रही है तब, कम हो रही है तो बेटा कम हो रही है कि केस में इंपेयरमेंट लगता है, यानी कि हम चले जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के पास, राइट। अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल एक्सेप्ट कर सकते हो, आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हो। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपने फर्नीचर पे रिवैल्यूएशन लगाया तो आपको चेयर्स पे भी लगाना है, टेबल पे भी लगाना है, आपको शोकेस पे भी लगाना है, आपको सोफा पे भी लगाना है। लेकिन मतलब एक क्लास की एसेट के अंदर जितनी भी एसेट है आपको सब पे रिवैल्यूएशन लगाना पड़ेगा। अब सर अगर मैंने फर्नीचर पे लगाया तो क्या मुझे मशीनरी पे भी रिवैल्यूएशन लगाना है? नहीं, आप अलग अलग क्लास के एसेट के ऊपर अलग अलग मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है सर हर साल रिवैल्यू करना है या फिर 3 से 4 साल 5 साल बाद भी रिवैल्यू कर सकते हैं? बेटा एक बात याद रहे, ये रिवैल्यूएशन आपकी सर्वेयर बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते कि भाई मेरे को लगता है इस बिल्डिंग की वैल्यू 5 करोड़ है ना, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आपकी सारी वैल्यूज किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? सर्वेयर, यानी कि सर्टिफाइड वैल्यूअर आके करेगा। अब सर्टिफाइड वैल्यूअर जो है, आप अगर उसको हर साल बुलाओगे तो कॉस्ट आप ही के ऊपर पड़ेगी, तो इसीलिए क्या बोला गया कि आप 3 से 5 साल में अपनी वैल्यूएशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड कैसे करना है?
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो भी आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको आप अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब आपका जो पीपीई है अब वो डब्ल्यूडीवी पे आ जाएगा। जैसे आपका पीपीई कॉस्ट पे है और आपने सारा डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा किया हुआ है, आप सबसे पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को इसमें ट्रांसफर कर दो, आपका पीपीई जो है वो आ जाएगा डब्ल्यूडीवी पे। और अब आप इस डब्ल्यूडीवी को रिवैल्यू कर लो। कैसे? एसेट को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, बात खत्म। इसे हम बोलते हैं नेट मेथड। नेट मेथड में हम क्या करते हैं, हमारी जो रिवैल्यूएशन है उसको करने के लिए पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, पीपीई की कॉस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे तो ग्रॉस मेथड लगाना है, मैं अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पीपीई की कॉस्ट में ट्रांसफर नहीं करूंगा। अब क्या करना है, अब सुनना बात को ध्यान से, सिर्फ एनालाइज करने की कोशिश करो। मान लो आपकी एसेट की कॉस्ट है 5 लाख और आपका डब्ल्यूडीवी है 1 लाख, मतलब आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1 लाख। अगर आपका जो एसेट की कॉस्ट है वो 5 लाख है और आपका एसेट की जो आपकी एसेट की कॉस्ट है 5 लाख और आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 1 लाख है, इसका मतलब आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई बेटा, 4 लाख। अब मान लो आपकी एसेट की एक्चुअल वैल्यू 4 लाख से बढ़कर 8 लाख हो जाती है, मतलब आपकी डब्ल्यूडीवी डबल हो गई। तो आपने क्या करना है, आप अपनी कॉस्ट को भी डबल कर दो और सिमिलरली आप अपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डबल कर दो। मतलब आप पीपीई को डेबिट करो 5 लाख से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट क्रेडिट करो आप 2 लाख से, तो आपका क्या हुआ, पीपीई भी डबल हो गया और आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डबल हो गया। तो आपकी जो डब्ल्यूडीवी आएगी वो ऑटोमेटिकली रीवैल्यूड होकर आ जाएगी। एक बार सर दोबारा बता दो, दोबारा सुनो। आपने पीपीई को रीवैल्यू करना है लेकिन अक्यूमुलेटेड को इसमें ट्रांसफर नहीं करना, तो जितने अमाउंट से आपकी डब्ल्यूडीवी बढ़ रही है, जिस परसेंट से आपकी डब्ल्यूडीवी बढ़ रही है, आप उसी परसेंटेज से अपने पीपीई भी बढ़ा दो और उसी परसेंटेज से अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दो। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? देन इसके बाद अगर आपने रिवैल्यूएशन कर लिया, इस साल आपने रिवैल्यूएशन किया यानी कि आपने एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, अगले साल आपको रियलाइज हुआ ओए होए एसेट की वैल्यू तो गिर गई, इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंपेयरमेंट को आप कहां से चार्ज करेंगे, आप सबसे पहले इंपेयरमेंट को चार्ज करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो आपने ऑलरेडी बना रखा है, और फिर भी अगर वो रिवैल्यूएशन रिजर्व कम पड़ जाए तो आप कहां से चार्ज करेंगे, पीएनएल से। और ये वाइस वर्सा भी चलता है। मान लो पहले साल आपने इंपेयरमेंट करा तो आपने उसे पीएनएल से चार्ज किया हुआ है, अब अगले साल आपको पता लगा रहे एसेट की वैल्यू तो बढ़ गई, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होगा, पहले इंपेयरमेंट का रिवर्सल होगा, उसके बाद रिवैल्यूएशन होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, फर्स्ट टाइम हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, पर सेकंड टाइम जो भी चीज हो रही है अगर फर्स्ट टाइम उसका उल्टा हुआ था तो हमें उसका पहले रिवर्सल करना पड़ेगा। सर एक बार दोबारा बोलो, अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ था और सेकंड टाइम इंपेयरमेंट हो रहा है तो इंपेयरमेंट करने से पहले हम रिवैल्यूएशन का रिवर्सल करेंगे, और अगर फर्स्ट टाइम इंपेयरमेंट हुआ था और सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन करने से पहले हम इंपेयरमेंट का रिवर्सल करेंगे। दैट्स इट। ये सेम बात हम रिवर्सल में भी पढ़ेंगे और उसमें इंपेयरमेंट में भी पढ़ेंगे। अब AS6 की बात आती है। डेप्रिसिएशन जो था बेसिकली पहले AS6 में कवर था, बट अब AS6 को डिलीट कर दिया गया तो डेप्रिसिएशन का सारा कंटेंट उठाकर कहां पे डाल दिया गया, AS10 में, जो कि ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन लग सकता है सिर्फ 3 मेथड के ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में लिखा है डेप्रिसिएशन लग सकता है 3 मेथड पे, SLM, WDV, UOP। UOP स्टैंड्स फॉर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी को डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 3 चीजें फॉलो करनी पड़ती है। एक तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2, दूसरा उसी के गाइडेंस नोट्स, और तीसरा AS10। लेकिन अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उसके ऊपर तो हम CA बोलते हैं, करो भाई, तो CA कहते हैं कि आप AS10 एप्लीकेबल है, आपके ऊपर कुछ और एप्लीकेबल नहीं है। अब यहां पर आपको बेटा कुछ बातों का खास ध्यान देना है, जिसमें से पहला, आपको जो डेप्रिसिएशन चुनना है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। दूसरा, आप हर साल डेप्रिसिएशन का मेथड रिव्यू करोगे, और अगर आपको लगता है कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने की जरूरत है तो आप उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन वो चेंज कहलाएगा चेंज इन पॉलिसी। और अगर आप डेप्रिसिएशन का रेट चेंज कर रहे हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना कहलाएगा चेंज इन एस्टिमेट। आपको दोनों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, चाहे चेंज इन पॉलिसी है चाहे चेंज इन एस्टिमेट है। इसके बाद अगर आप कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हो, दैट इज आल्सो अलाउड। कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक एरोप्लेन है, अब उस एरोप्लेन में आप इंजन का डेप्रिसिएशन अलग लगाना चाहते हो, सीट्स का डेप्रिसिएशन अलग लगाना चाहते हो, बॉडी का डेप्रिसिएशन अलग लगाना चाहते हो, तो दिस इज कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। AS10 इस चीज को अलाउ करता है कि भाई इतनी बड़ी एसेट के अंदर मल्टीपल एसेट्स है, उसका डेप्रिसिएशन अलग अलग लगना चाहिए। लेकिन याद रहे, वो जो मल्टीपल एसेट्स है उसका टोटल सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ये नहीं कि छोटी मोटी एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, राइट। इसके बाद
डेप्रिसिएशन लगाना कब से शुरू करना है? तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है डेप्रिसिएशन लगाना यूज शुरू करना है पुट टू यूज से, लेकिन AS 10 कहता है रेडी टू यूज से। इस बात में कंफ्यूज मत होना। इनकम टैक्स में लिखा है पुट टू यूज, यानी कि जिस दिन आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे, और AS 10 में लिखा है जिस दिन वो यूज होने के लिए रेडी हो जाएगा उस दिन से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। देन डेप्रिसिएशन रोकना कब है? डेप्रिसिएशन रोकना उस दिन है या तो जिस दिन आप उसे बेच दो या फिर आपने उसे यूज करना बंद कर दिया, सेसेशन फ्रॉम यूज, विच एवर इज अर्लियर। देन इसके बाद अगर आपकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो आपने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करी थी, कॉस्ट में ऐड करी थी ना डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अगर वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट में चेंजेस आते हैं तो आपको अपनी प्रेजेंट वैल्यू में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। एसेट को अगर आपने रिटायर कर दिया यूज करने से, रिटायर कर दिया इसका मतलब अब हम इसे यूज नहीं करेंगे बेटा। अगर अब आप इसे यूज नहीं करोगे तो क्या करोगे? इसे सेल करोगे। अगर आपने इसे सेल करना है तो कायदे से आप इसे रिकॉर्ड करना चाहिए आपको कैरिंग अमाउंट, यानी कि जो भी उसकी WDV है, और NRV जितने में वो बिक सकता है, विच एवर इज अर्लियर पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने कोई भी एसेट बेच दी है तो उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ट्रांसफर, जो भी आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा P&L अकाउंट में, और कोई जनरल रिजर्व कोई कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइम। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।